एक चीज देवेंद्र से पहले पूछ लूं मैं, ये अब कितनी बड़ी नेसेसिटी है किसी भी चुनाव की या पार्टी की, जो काम नरेश कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का नाम इस इंडस्ट्री में बहुत चलता है, हालांकि अब वो पॉलिटिक्स में चले गए। हर पार्टी करती है और करना ही पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। बिल्कुल, मॉडर्न डेज में तो इसकी जरूरत पड़ ही गई है आपको कि क्योंकि सब कुछ बदल गया है, तकनीक का माध्यम बदल गया है, कम्युनिकेशन का माध्यम बदल गया है, तो ऐसे में आपको ऐसे प्रोफेशनल सेटअप चाहिए ही चाहिए। लेकिन बीजेपी में जो मैंने फील किया है कि ऐसे सेटअप डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं होते, चलती पार्टी की है भी, हाँ एकदम। और टॉप लीडरशिप ज्यादातर जो डिसाइड करके देता है, जैसे कई बार ऐसे होते हैं कि ऐसे आइडियाज आते हैं, जैसे अभी मौजूदा इलेक्शन में बीजेपी में 2 टीम काम कर रही है ऐसी, एक नॉर्थ इंडिया देख रही है, दूसरी साउथ इंडिया देख रही है। उनका अपना जो काम है वो उस फीडबैक को ले लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पोल मैनेजर है बीजेपी के लिहाज से वो देश के प्रधानमंत्री, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। तो उनको ये पता है कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए, इसमें से हमको क्या लेना है, उस पर डिपेंडेंसी उनकी बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं कि अब से है, 2014 के इलेक्शन का एक उदाहरण मैंने कभी आपको बताया था कि जिस कैंपेन को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, उस कैंपेन के बारे में पार्टी के द्वारा जो हमें जानकारी मिली कि जो जिन लोगों ने उसे तैयार किया था वो उसके फर्स्ट चॉइस के तौर पे उसे नहीं दिखा रहे थे। हाँ। 3-4 उन्होंने तैयार किया था, शुरू के 3 को तब के मुख्यमंत्री ने रिजेक्ट किया था। तो वो आइडियाज टॉप लेवल से जिसको वो मान रहे थे कि हमारा सबसे कमजोर पिच है, उसको उन्होंने वो मान ली थी उन्होंने। तो बीजेपी में ये एक फर्क जरूर मुझे नजर आता है पीएम मोदी और अमित शाह की नजर में। जरा इससे सीधे जब इनसे लोग यही जानना चाह रहे हैं चुनाव जीत कौन रहा है, मैं ये पूछूं इनसे, उससे पहले आप कुछ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है फीडबैक। ये भी फीडबैक के आधार पर काम करते हैं, वो भी फीडबैक के आधार पर काम करते हैं। पार्टी से जो ये लोग कंसल्टेंसी फर्म्स होती है नरेश भाई की तरह, वो फीडबैक लेती हैं जब ये लोग इलेक्शन के आसपास जाते हैं। बट बीजेपी में काम राउंड द क्लॉक चलता है, उनका अपना सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है फीडबैक का। तो वहां पर कोई कंपनी भी आकर उनको सही गाइड कर दे। एक दिन हम ही लोग बात कर रहे थे ना कि प्रधानमंत्री फोन भी मिला देते हैं सीधे किसी को, और फीडबैक लेने के लिए। दूसरी चीज सौरभ ये हो जाती है ना कि वहां जो बैठा हुआ व्यक्ति 40 साल का ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, तो ये अपने आप में एडवांटेज हो जाता है। अब मेरा वही सवाल है भाई, लोग भी यही जानना चाह रहे हैं क्या हो रहा है इलेक्शन में, कौन आगे चल रहा है, कौन जीतेगा, साफ साफ ही बता दीजिए। मैं कैसे बता सकता हूँ बात? आप ही तो बता सकते हैं। आप ही बता सकते हैं, और कौन बताएगा? देश की आपका फीडबैक क्या है? अभी तो देश की जनता ने आधे वोट भी नहीं डाले हैं। स्टिल जो कौन आगे है, कौन किसको एज लग रहा है? जो माहौल दिख रहा है उसमें डेफिनेटली एज बीजेपी को लग रहा है। अब उसमें चर्चाएं हर प्रकार की हैं, नंबर कम होंगे, बढ़ेंगे, बीजेपी क्लेम करती है बढ़ेंगे, कांग्रेस क्लेम करती है नहीं बढ़ेंगे, कम हो रहे हैं। कांग्रेस ये नहीं बोलना चाह रही है कि सरकार हमारी बनेगी। कांग्रेस ये कह रही नहीं इनके 370 नहीं आएंगी। हाँ, नहीं इनके 300 अपने कितने आएंगे ये नहीं बताते। नहीं, अपने कितने आएंगे वो अंदर तो बात करते हैं, पब्लिकली क्यों नहीं बात करते हैं? अगर आप आज मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, सब जानते हैं 400 पार की गिनती बन नहीं सकती है क्योंकि उसके कुछ कारण है। कांग्रेस क्यों नहीं नारा देती कि हमारे 250 आ रही है, सही बात, हमारी 200 आ रही है, पर्सनली अलायंस की 300 आ रही है, सरकार बन रही है। अब यही कैंपेन की स्ट्रेटजी में फर्क है। बीजेपी ने नारा इसलिए दिया कि 400 पार का नारा देंगे और अपने आप जो कार्डर है उसको चार्ज अप करेंगे, और जो भी उनके ये पहले भी नारे की सिस्टम रहा है, और उसकी उसी बात को आगे 370 किया और उसके साथ जोड़ते हैं, हमारे 370 के लिए आएंगी, 400 उसके साथ आएंगी, 370 रिमाइंड कराते हैं। ये उनका शैली है। कांग्रेस पार्टी ये बात क्यों नहीं करती है, या कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि उनको भी बताना है कि भाई हमारी भी सरकार बन सकती है। आप जितनी उदासीनता की बात पहले भी अपन चर्चा जैसे कर रहे थे कि वोट प्रतिशत कम हो रहा है, हालांकि वोट प्रतिशत बहुत कम हो नहीं रहा है, ये गलत धारणा है। पिछली बार अभी तक की अगर 2 फेज की मैं पोलिंग की बात करूं तो 73% पिछली बार था, इस बार 70% है, 3% का मामूली फर्क। कई स्टेट्स में तो पोलिंग बढ़ी है, कर्नाटक में पोलिंग बढ़ी है, इसमें एक यूपी में पोलिंग कम हुई है और एक बिहार में पोलिंग सबसे ज्यादा कम हुई है, जिससे पूरा प्रतिशत नीचे आ रहा है। अदरवाइज कम बराबर ही चल रहा है। बीजेपी का वर्कर मान के बैठेगा तो जीत ही चुके हैं अपन। अब उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर भी आज रोज नया नैरेटिव देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर एक रैली दिन में 3 बार करते हैं, एक दिन में 3 रैली करते हैं, तो अगर रोज सेम बात बोलेंगे तो हेडलाइन ना आपको मिलेगी, ना अखबार को मिलेगी, ना पब्लिक को मिलेगी। तो वो भी अपने कार्डर को बूस्ट अप करने के लिए नई बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। क्यों लग रहा है आपको? मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस नहीं उनको, ये मैं स्ट्रेटजी तो बना नहीं रहा हूं, तो उनके स्टिल मतलब जैसे ये सवाल बहुत रेलेवेंट है आपका, कांग्रेस क्यों नहीं कहती भाई मेरी 250 सीट आएंगी या मेरी 200 मेरी सबसे बड़ी कांग्रेस के इस कैंपेन के साथ आपत्ति ये है कि कांग्रेस जब बीजेपी कह रही है हमारी 400 सीट आ रही है, आप ये कह रहे हो हम 400 नहीं आ रही उनकी, हाँ 370 नहीं आ रही उनकी, 300 नहीं आ रही उनकी। अरे भाई तुम्हारे को 1 रन एक्स्ट्रा बना के मैच जीतोगे,
उनके रन कम करके थोड़ी कोई औसतन तुम जीत जाओगे कि उनकी औसत कम हो गई तो तुम्हारे को मिल जाएगी आईपीएल। ये नहीं हो सकता। वो आप बीजेपी ने चाहे 14 में प्रचार किया, चाहे 19 में प्रचार किया, चाहे 24 में किया, ये 3 चुनाव तो हमारे सामने दिख रहे हैं। इसके बीच में कई राज्यों के चुनाव भी है, कहीं वो जीते कहीं वो हारे। कैंपेन जहां वो पॉजिटिव रखते हैं उनको जीत मिलती है, जहां वो कैंपेन नेगेटिव करते हैं, बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है। बंगाल में वो सिर्फ नेगेटिव कैंपेन चला रहे थे, हम क्या दे रहे हैं वो बात नहीं हो रही थी, या हम क्यों बेटर है वो बात नहीं हो रही थी, दूसरे की लकीर नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो बीजेपी भी उससे सीखती है, कांग्रेस को भी वो बात से सीखना चाहिए कि आप ये मत बताओ कि उनकी कितनी कम हो रही है, आप बताओ आप कितना बढ़ रहे हैं। नरेश, लेकिन वो अच्छा ये नारा जो भी है ये बिलीवेबल भी होना चाहिए ना। एक जगह मोदी जी कह रहे हैं मैं 300 से 400 कर रहा हूं अपनी सीटें, एनडीए की बात करें तो वो एक्चुअली 350 था, 353 टू बी एग्जैक्ट 2019 में। वो कह रहे हैं मैं 353 को 400 कर रहा हूं, बिलीवेबल है। दूसरा आदमी कह देगा मैं 52 की 250 कर रहा हूं, कोई यकीन को मानेगा नहीं कोई बात। देखिए ऐसा है कि जब 14 में उन्होंने और भी 4-5 बातें की थी जिसकी बहुत चर्चा होती है, विश्वास उस पर भी किसी ने किया होगा, किसी ने सुना होगा, किया होगा, उस पर उसके कारण भी वोट डाला होगा। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल चर्चा डाइनिंग टेबल पे लास्ट चर्चा होती है। अगर रात को कोई खाना खा रहा है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली, चाहे लोअर इनकम ग्रुप फैमिली, चाहे हायर इनकम ग्रुप फैमिली है, पॉलिटिक्स की चर्चा हिंदुस्तान में पहली चर्चा नहीं होती कि शाम को डाइनिंग टेबल पर चर्चा ये होगी। बच्चे का स्कूल कैसे जाना है, छुट्टी पे कब जाना है, सैलरी कैसे बढ़ेगी, टैक्स कैसे कम होगी, ईएमआई कैसे जाएगी, लोगों की चर्चा ये होती है। पॉलिटिकल चर्चा, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इसीलिए डिफिकल्ट होती है क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इस बिजनेस में हैं, इसमें काम में हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, हम चुनाव लड़ाने में काम करते हैं, कि भाई लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। होता नहीं है लोगों को इंटरेस्ट। अब जब किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो उसको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता कि इस बात में क्रेडिबिलिटी है या इस बात में क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसको ये देखना है कह कौन रहा है, कहने वाले की क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा है। अब कहने वाले की क्रेडिबिलिटी डिलीवरी में है कि नहीं है वो चेक नहीं कर रहा। उसके एक अगर उसको एक बात समझ में आ गई कि भाई प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, तो मान लेगा कि भाई हाँ हो सकता है 400 आ ही रही हूँ। राहुल गांधी तो रोज कह रहे हैं कि ये प्राइम या तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, वो तो रोज ही बोल रहे हैं ना ये बात। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उनके मन की बात होगी, वो समझ रहे होंगे कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, या उनको दिख रहा होगा कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, पर लोग ये तुलना भी करते हैं, ये पहले क्या कहते थे अब क्या कह रहे हैं, और इस बात में जितनी बातें उसके बीच में उस बात की क्या वैल्यू गिरी या नहीं गिरी। आपकी बात की कही हुई की वैल्यू होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में 3 चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, करेज, कन्विक्शन एंड क्रेडिबिलिटी। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं, या तीनों इकट्ठी हैं या इसमें से कोई एक चीज भी है, और तीनों चीजें अगर साथ में हैं तो फिर तो आप डबल बोनंजा पे हैं। वेरी गुड पॉइंट। अब दोनों आदमी आपकी इस मार्कशीट पर कैसे उतरते हैं, मोदी जी भी और राहुल गांधी भी? करेज, कन्विक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पब्लिक वोट डालती है, रिजल्ट करेजियस आप मानते हैं राहुल गांधी भी करेजियस हैं? भाई राहुल गांधी को लोग देखते हैं कि वो मोदी से लड़ रहे हैं, सो ही हैज करेज। अगर नहीं करेज होता तो कैसे लड़ रहे होते? दूसरा आपने बोला था कन्विक्शन में मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पे और इंप्रूवमेंट हो सकती है राहुल गांधी की, क्योंकि उसमें एक तो उनकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान के अंदर बड़ी आवश्यक है। अगर आप पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं और आपको हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं हो, चलेगा। 2-3 उदाहरण हैं हमारे पास, बट उस कैंपेन के अंदर आपको संवाद करने के लिए या तो आपकी लैंग्वेज कोई ऐसी फर्स्ट लैंग्वेज हो जो इंडियन लैंग्वेज में एसोसिएट होती हो। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उसमें बात वो कहना सही चाह भी रहे हो तो कई बार वो बात ऐसी उस कन्विक्शन से पहुंचती नहीं है। उसके अलावा भी मैं देखता हूं कि कन्विक्शन में उनको और काम किया जा सकता है। क्रेडिबिलिटी में देखिए उनको भी मौका तो मिला नहीं कोई, वो भी किसी पद पे रहे नहीं है। वो पार्टी के जरूर अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, पर किसी पद पे नहीं रहे, तो क्रेडिबिलिटी का तो टेस्ट ही नहीं हो पाया। जब वो क्रेडिबिलिटी तो तब टेस्ट होगी अगर वो मंत्री बन जाते या कहीं पे मुख्यमंत्री किसी राज्य के होते या प्रधानमंत्री पद पे बैठ पाते तो लोग उनको आंकलन कर पाते, हम भी आंकलन कर पाते क्रेडिबिलिटी बात की है कि नहीं। बट जितनी जगह पे मैंने उनको देखा काम करते हुए चुनाव में, जैसे छत्तीसगढ़ 2018 की बात है, तो वहां पे एक मॉडल टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था, जन घोषणा पत्र। कहने के लिए वर्ड जन घोषणा पत्र और संकल्प पत्र और 50 चीजें की होती हैं। वो एक्चुअल में एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया गया था वहां पे कि 1 लाख लोगों से घर घर मिलके, जो भी स्टेक होल्डर से मिलके एक घोषणा पत्र बनाया गया था, जन घोषणा पत्र के नाम से। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर हुए थे उस पर। उसमें राहुल गांधी के साथ जब वो डिस्कशन स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी ने की और उसमें राहुल गांधी को भी साथ डिस्कशन इनपुट्स लिए गए, तो वो फाइनल हुआ 5 मसौदे। छत्तीसगढ़ के 36 वो भी थे। राहुल गांधी बहुत उस बात पे क्लियर थे कि इसको इंप्लीमेंट करना है।
तो मैं मानता हूं कि वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। वही कर्नाटक में भी बात हुई, कर्नाटका में भी 5 गारंटी दी गई तो उनके मन में कन्विक्शन थी कि भी इसको इंप्लीमेंट करना है। तेलंगाना में मैंने देखा उनका मन ये गारंटी आपका आइडिया था? हमने सबसे पहले गारंटी असम में दी थी, अच्छा, जो चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई, बट वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर ने उन गारंटीज को पब्लिकली एक्नॉलेज भी किया था और क्रिटिसाइज भी किया था, जिसमें 2000 रुपए जो आज पूरे हिंदुस्तान में गृह लक्ष्मी घर में महिलाओं को बैठ के पैसे देने की बात है, ये पहली बार वहां पे मैंने दी थी और कांग्रेस पार्टी को कन्विंस किया था कि इस वर्ड की आवश्यकता आपको क्यों है। क्योंकि वहां पे हमने देखा, क्योंकि एक तो वहां पे कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, 6-7 चेहरे थे जो कुछ कुछ जगहों पे लड़ते थे और आपस में भी उनकी थोड़ी बहुत क्लैश थी। तो सारे असम में सर्वे करके निकल के आया कि कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी इज एट द लोएस्ट लेवल। तो क्रेडिबिलिटी के लिए सबसे पहले संवाद में बात क्या होती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं। ये बात में बड़ा डिफरेंस होता है, तो इसलिए तो आपको पता लग गया आज ये गारंटी कहाँ से शुरू, कहाँ से हुई थी, ये है उसके भी फाउंडर ही है।